हाय एवरीवन, हम क्लास 10th हिस्ट्री का 5th यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। और कल हमने पढ़ा था प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट। से आगे हमने पढ़ा था जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया था, जोहान गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया था, तो फिर क्या चेंज आई सोसाइटी पे, स्पेशली यूरोपियन सोसाइटी पे। हमने देखा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई थी यूरोप में, और जब लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हुई तो रीडर्स भी जो हैं आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुए। जब रीडर्स इंक्रीज हो गए तो डेफिनेटली उनकी डिमांड बुक्स की तरफ चली गई, और डेफिनेटली जो है बुक्स भी फिर नंबर्स में इंक्रीज हो गए। पहले इनिशियल स्टेट्स में क्या था, अगर जो प्रिंटिंग प्रेस से रिवोल्यूशन आया था, बुक्स बहुत ज़्यादा हुए थे लेकिन तब जाके रीडर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। लेकिन फिर कुछ सोसाइटीज़, मिशनरी सोसाइटीज़ या यूरोप की सरकार आई जिन्होंने स्कूल्स एस्टैब्लिश किए। फिर स्कूल्स में क्या हुआ कि जो है लिटरेसी रेट वहाँ की बढ़ गई, और जब लिटरेसी रेट बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली रीडर्स भी बढ़ गए। तो फिर इसके साथ ही हमने देखा था रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट। हमने देखा था कि प्रिंट से जो क्या खौफ था तब जाके, और हमने देखा इस चीज़ के बारे में, रिलीजियस के बारे में, कि प्रिंट से कैसे रिलीजियस पे एक सॉर्ट ऑफ अटैक हो गया। हमने देखा रोमन चर्च पे एक अटैक हो गया। जो रोमन कैथोलिक चर्च तब जाके पूरे यूरोप सोसाइटी में क्या करता था, एक सॉर्ट ऑफ ऑनर था, वो डेस्पोटिज्म चला रहा था, टायरनी चला रहा था। तो फिर उस प्रिंट रेवोल्यूशन से जो है बहुत ज़्यादा लोग उजागर हो गए। कुछ रेवोल्यूशनरीज आए, उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए, वही आइडियाज़ प्रिंट हुए, पब्लिश हुए। फिर वो आइडियाज़ लोगों तक चले गए, और ऑटोमेटिकली जो है लोग फिर क्रिटिक्स बन गए रोमन कैथोलिक चर्च के। इसके बाद हमने देखा था रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया में हमने देखा था कि कैसे डिफरेंट लोगों में ये फिर एक क्यूरियोसिटी रहती थी पढ़ने के लिए, जानने के लिए, नॉलेज विजडम हासिल करने के लिए। इसमें हमने नाम कुछ पढ़े थे, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था। उनकी डिस्कवरीज आए थे फिर प्रिंटिंग में। जब इन जैसे साइंटिस्ट की डिस्कवरीज आए थे इस प्रिंटिंग में, फिर लोग क्यूरियस हो गए कुछ पढ़ने के लिए, जानने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से एक सॉर्ट ऑफ कल्चर बना। फिर आज हम पढ़ेंगे मिड 18th सेंचुरी में। मिड 18th सेंचुरी में क्या किस्सा था, प्रिंटिंग रिवोल्यूशन का क्या किस्सा था, प्रिंट से क्या सोसाइटी कैसी क्रिएट हुई थी, लोग कैसे थे, लोगों में अब कंसेप्ट क्या था, अब लोगों की सोच क्या थी, थॉट क्या थे इनके, क्या इनकी थॉट, इनकी सोच अब चेंज हुई थी बुक्स पब्लिश होने से या बुक्स पढ़ने से, कि कुछ और ही सिस्टम था। आज हम यही पढ़ेंगे मिड 18th सेंचुरी में। मिड 18th सेंचुरी हो गई वही सेंचुरी यानी कि 1750 के अराउंड, या आप कह सकते हैं 1740 टू 1760। यही कोई मिड सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में लोगों का क्या तस्वुर था, लोगों की क्या सोच थी, आज हम इस मिड 18th सेंचुरी में यही पढ़ेंगे। People believed that books could change the whole society. Books would liberate us from the society of where there is despotism and tyranny. हम अमूमन कहते हैं, जब हम अपने बच्चे को किसी स्कूल में एडमिट करते हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल क्या होता है, कि यही कि मेरा बच्चा कुछ पढ़े, लिबरेट हो जाए। किस चीज़ से लिबरेट हो जाए? एक तो जुल्म से आज़ाद हो जाए, और सही और गलत में पहचान कर पाए। इसीलिए हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करते हैं। और मिड 18th सेंचुरी में यूरोप के लोगों का मानना यही था, इनकी सोच यही थी कि ये जो है, ये पढ़ाई, ये इल्म, ये नॉलेज, ये विजडम हमें आज़ाद कर सकता है डेस्पोटिज्म एंड टायरनी से। मीन्स जुल्म से हमें ये आज़ाद कर सकता है। इसका मतलब हो गया, अगर आप पे कोई जुल्म कर रहा है लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है, जब आपके पास, जैसे हम कहते हैं नॉलेज इज पावर, तो जब आपके पास नॉलेज आती है तो आप सही तरीके से अपने आप को फिर रन करते हैं, और आप उस जुल्म से बाहर निकल आते हैं। इसी कड़ी में एक नॉवेलिस्ट थे जिनका नाम था लुइस सबस्टैन। इन्होंने कहा, क्या कहा? द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म। इन्होंने कहा प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन। पावरफुल इंजन मीन्स इंजन से ही कोई चीज चलती है। तो अब जो है प्रिंटिंग जो है पावरफुल इंजन है, किस चीज का? प्रोग्रेस का। प्रोग्रेस मीन्स चेंज का, यानी कि वो चेंज जो हमें जुल्म से निकाल सकती है, जो हमें जुल्म में वो चेंज लानी है, जुल्म से बाहर निकलना है, अंधेरे से बाहर निकलना है, रोशनी की तरफ चले जाना है। उस चेंज के लिए, उस प्रोग्रेस के लिए जो है प्रिंटिंग है, वो है पावरफुल इंजन। या इस थॉट का, या इस ओपिनियन का दूसरा हिस्सा क्या था? एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म। पब्लिक ओपिनियन मींस, अभी अगर हम कोई डिस्कशन डिबेट शुरू करेंगे उसमें आपकी भी हम राय लेंगे,
या पब्लिक क्या चाहती है। अगर हम यहाँ पे सरकार है तो हमारी पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक की क्या राय है। जैसे कि अभी कश्मीर के पब्लिक की एक राय है और सेपरेटिस्ट्स की दूसरी राय है, ठीक। तो ऐसे ही पब्लिक चाहती क्या है, और जो पब्लिक चाहती है वही जो है, वो राय जो है, वो ओपिनियंस जो है, इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म। वही राय जो है सारा किस्सा खत्म कर सकता है जुल्म का। लाइक गांधी एंड अदर रिवोल्यूशनरीज डिड इन इंडिया। मिसाल और कोरिलेट किया गया है यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री में इंडियन रिवोल्यूशनरीज लाइक गांधी जी के किस्से के साथ। जैसे गांधी जी ने अपनी राय दी, अपने लोगों की राय दी, उसी राय को पब्लिश किया, अपनी राय को पब्लिश किया, वो राय लोगों तक चली गई, और वो लोग जो है तैयार हुए किस चीज के लिए, रिवोल्ट करने के लिए, बगावत करने के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ, और अल्टीमेटली उन्होंने फिर उस जुल्म को खत्म किया। तो ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मिड 18th सेंचुरी में प्रिंट का ये काम रहा है, जिन्होंने एट द एंड रिवोल्यूशन, आज़ादी लाने में भी बहुत ज़्यादा कलीदी किरदार अदा किया है। नाउ प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, अब थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जाएंगे। जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था तब जाके प्रिंट कल्चर ने क्या पार्ट प्ले किया था, क्या उन्होंने अपनी तरफ से प्रिंट कल्चर ने, जो अब ये कल्चर नया पैदा हुआ था बुक्स पढ़ने का। कोई कल्चर क्या है, कल्चर कोई चीज होता है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। जैसे कि हमारे यहाँ सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है सर्दियों में फेरन लगाना, दैट्स कल्चर। या हमारे यहाँ लोग बड़े बड़े पढ़ाकू हैं, यानी कि वो पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब ये न्यूज़पेपर यहाँ पे पढ़ना कल्चर बन गया है। इसी तरीके से प्रिंट भी अब एक कल्चर बना था। अब इस प्रिंट कल्चर में क्या था, प्रिंट कल्चर में प्रिंट बुक्स जो है पब्लिश हुए थे। अब ये बुक्स लोग पढ़ रहे थे, या कुछ राइटर्स थे, नॉवलिस्ट थे, या बाकी बाकी डिफरेंट किस्म के राइटर्स थे, वो राइटिंग कर रहे थे, और वही राइटिंग जो है डिफरेंट लोग फिर पढ़ते थे। इसी का नाम प्रिंट कल्चर था। एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन, अब फ्रेंच रिवोल्यूशन में क्या फ्रेंच कल्चर का कैरेक्टर था, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेनी हिस्टोरियंस आर्ग्यूड, बहुत ज्यादा हिस्टोरियंस का ये मानना था, इनका ये बोलना था दैट प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर फ्रेंच रिवोल्यूशन। प्रिंट कल्चर की ही वजह से जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन पॉसिबल हुआ था। हम सब ने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा है 9th क्लास में कि कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड पे आखिरकार कैसे उन्होंने बोर्बान फैमिली को, डिस्पोटिज्म को, वहां पे टायरनी को वहां पे खत्म करके अपने आप को लिबरेट किया। फ्रांस सोसाइटी ने अपने आप को कैसे लिबरेट किया। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, हिस्टोरियंस मीन्स जो इस पे बात करते हैं, हिस्ट्री चलाते हैं या हिस्ट्री लिखते हैं, तो उनका क्या मानना था। उन्होंने कहा कि प्रिंट कल्चर ने भी अपना हिस्सा अदा किया था फ्रांस के लिए फ्रेंच रिवोल्यूशन लाने में। अब कैसे, हिस्टोरियंस जब भी कोई बात बोलते हैं उसके लिए कोई आर्गुमेंट, वैलिड आर्गुमेंट होती है। अब उन्होंने वैलिड आर्गुमेंट्स जो दिए थे वो नीचे हैं। इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे अपने आर्गुमेंट में। वो 3 पॉइंट्स क्या थे, हिस्टोरियंस पुट 3 आर्गुमेंट्स टू प्रूव दिस पॉइंट। अब ये पॉइंट प्रूव करने के लिए हिस्टोरियंस ने बड़े 3 आर्गुमेंट्स दिए थे, मतलब कि अपने 3 तरीकों से उन्होंने ये पॉइंट प्रूव किया था कि जो है प्रिंट कल्चर ने पार्ट या हिस्सा अपना अदा किया था फ्रांस को आजाद करने के लिए। पहला क्या था, प्रिंट। याद रखिए यहाँ पे ये आर्गुमेंट्स, इससे आप अपने आर्गुमेंट्स भी कभी कभार डेवलप कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट प्रूव करने के लिए आर्गुमेंट का लॉजिकल और वैलिड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट क्या था, जिस पॉइंट से ये क्लियर हुआ कि प्रिंट कल्चर ने अपना पार्ट अदा किया फ्रांस को आजाद करने के लिए। प्रिंट पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ थिंकर्स एंड अटैक्ड द चर्च। प्रिंट जो है, प्रिंट से ही डिफरेंट ऑथर्स जो थे, राइटर्स जो थे, थिंकर्स जो थे, उनके आइडियाज पब्लिक हो गए। मीन्स अगर मैं अभी कोई आइडिया रखता हूं, जब तक वो आइडिया लोगों तक ना पहुंचे तब तक वो पब्लिक ही नहीं हो जाएगा। इस दौर में रूसो एक राइटर थे, थिंकर थे। इन्होंने बहुत ज्यादा अपने थॉट्स दिए इस चर्च के डेस्पोटिज्म से आजाद होने के लिए। और जब रूसो का ये सोचना या सोच विचार लोगों तक पहुंचा, लोगों में भी एक सेंस आया सोचने का। लोगों ने भी, अगर मैं अभी आपको बात बोलूंगा, कोई लॉजिक बोलूंगा, आपके लॉजिक में वो बात नहीं होगी, लेकिन जब मैं आपको वो बात बोलूंगा फिर वो बात आपके जहन में आएगी, आप कहेंगे नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप फिर उस बात पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब आप उस बात पे सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, फिर डेफिनेटली अगर आपने या मे बी आपने वो बात सही पाई, तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ माइल हो जाएंगे, उस पॉइंट की तरफ, उस स्टेटमेंट की तरफ। जब आप उसकी तरफ माइल हो जाएंगे, उसकी तरफ उस स्टेटमेंट की तरफ माइल होते हैं, तब आप जो है उस चीज को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही हिस्टोरियंस का मानना था कि प्रिंट कल्चर
पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ थिंकर्स। पहले जो आइडियाज थे इन डिफरेंट थिंकर्स के, ये लोगों तक पहुंचे तभी जब इन्होंने पब्लिश किया। अगर ये प्रिंट कल्चर में या बुक्स में पब्लिश नहीं हुए होते तो ये डेफिनेटली लोगों तक नहीं पहुंचते। ठीक, इस चीज से भी क्लियर होता है। जब ये आइडियाज लोगों तक पहुंचे, लोग तैयार हो गए किस चीज के लिए? रिवोल्ट करने के लिए, बगावत करने के लिए, जुल्म के खिलाफ। द डेस्पोटिक पावर एंड पीपल रेड इट। द फेमस राइटर्स ऑफ दिस टाइम वर वोल्टेयर एंड रूसो। ये मैंने पहले ही बोला। दूसरा पॉइंट क्या था जिससे ये चीज प्रूव हुआ कि प्रिंट कल्चर ने अपना पार्ट अदा किया फ्रांस की सोसाइटी को आजाद करने के लिए या फ्रेंच रिवोल्यूशन को कामयाब करने के लिए? Print created a new culture of dialogue and debate. People became aware and started questioning about the existing ideas and beliefs. अगर आपके पास नॉलेज आए, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपके पास इस्लामिक नॉलेज नहीं है, फिर आप किसी गैदरिंग में जाते हैं, चाहे आपको वहां पे मौलवी साहब या वहां का स्पीकर गलत भी बोले, आपको सुनना है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। लेकिन जो ही आपके पास करेक्ट नॉलेज आती है, सही नॉलेज आती है, फिर अगर आपको कहीं पे कोई भी स्पीकर कोई नॉलेज देता है और आपने वो सही तरीके से पढ़ी होती है, आप उसको वहां पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। अगर आपको उसे अपना पॉइंट प्रूव करना होगा तो आप उसको रेफरेंस देंगे, मैंने फलानी जगह पे फलानी किताब में ये चीज ऐसे पढ़ी है, आप अभी यहाँ पे गलत बोल रहे हैं। तो इस प्रिंट कल्चर से क्या हुआ? सारे लोगों के पास नॉलेज आई, डायलॉग्स के लिए एक कल्चर क्रिएट हुआ, डिबेटों का एक कल्चर क्रिएट हुआ, जहां पे लोग अब अवेयर हुए थे क्वेश्चन करने के लिए। आप टीचर्स को तभी क्वेश्चन करेंगे जब आपको खुद पता होगा। ठीक, जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप साइलेंट स्पेक्टेटर्स बन के रहेंगे, आप देखेंगे टीचर क्या बोल रहा है, फिर अगर टीचर गलत भी बोलेगा आपको वो भी एक्सेप्टेबल है, अगर वो सही बोलेगा तब जाके भी आपको वो चीज एक्सेप्टेबल है। तो इस प्रिंट कल्चर से लोगों में एक नॉलेज आई थी, एक अब सेंस आया था, जिस सेंस से वो क्वेश्चन करते थे, अगर ये चीज है तो क्यों है, तो कैसे है। तो ऐसा ही यूरोप में भी हुआ। फिर वहां के लोग हमने, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि थर्ड स्टेट में एक क्लास एडुकेटेड मिडिल क्लास था, लिबरल्स थे, जिन्होंने जो है डेमोक्रेसी का आगाज वहां पे फ्रांस में डाला था। उन्हीं मिडिल क्लास लोगों में, जिनमें टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, लॉयर्स थे, बाकी बाकी पढ़े लिखे लोग थे, जिन्होंने लोगों को एनकरेज किया था किस चीज के लिए? इस डेस्पोटिज्म एंड टायरनी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो पॉइंट नंबर 2 से भी हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 3, by 1780 lot of literature published and started mocking the government, started questioning the government. At that time French society was divided into 3 parts, that's the clergy, nobility and the commoners are the third estate. तो अगर अभी भी आप देखेंगे इंडिया को छोड़ के या बाकी कंट्रीज में या इंडिया में भी, अभी भी कुछ बुक्स ऐसी आती हैं जो डेफिनेटली या जो बिल्कुल कंप्लीटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट होती हैं। ठीक, जिन बुक्स में अभी भी लिखा होता है सही क्या है गलत क्या है, किस बंदे ने सही किया किस बंदे ने गलत किया। तो बाय 1780 हमने देखा 1789 में क्या आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था बाय 1780। ठीक, तो लोगों के पास अब किताबें अवेलेबल थी, वो लिटरेचर अवेलेबल था जिस लिटरेचर में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया था, जिस गवर्नमेंट जिस 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 बुक्स में, जिस मटेरियल में, जिस लिटरेचर में गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया गया था, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्वेश्चन किया गया था कि आप जो है गलत कर रहे हैं, आप जो है जुल्म कर रहे हैं, आप जो है क्लर्जी को ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं और इस थर्ड स्टेट को ज्यादा आप जो है ये कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो जब लोगों के पास ऐसा लिटरेचर आया, लोग तैयार हुए, मुतासिर हुए और फिर लोग जो है तैयार हुए बगावत करने के लिए। दिस डिवीजन मेड टू थिंक अबाउट द सिस्टम। जब इसी डिवीजन के बारे में किताब में लिखा गया कि अभी जो है आपकी सोसाइटी 3 डिविजन्स में है, क्लर्जी में है, नोबिलिटी में है, कॉमनर्स में है, क्लर्जी की ये प्रिविलेज है, नोबिलिटी की ये प्रिविलेज है, कॉमनर्स को ये जुल्म है। तो कॉमनर्स तैयार हुए इस लिटरेचर को पढ़ने के बाद, बिल्कुल हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा है, कौन कर रहे हैं? क्लर्जी कर रहे हैं। तो क्लर्जी और नोबिलिटी के खिलाफ वो लड़ने के लिए तैयार हुए। ठीक, तो फिर जब वो लड़ने के लिए तैयार हुए, इसी प्रिंट की वजह से among the commoners, bottom line, literature print helped spread the ideas and opened people's mind and helped them to think logically, hence they revolted. जब इनके पास एक सेंस आया, जब इनका पॉइंट क्लियर हुआ, प्रूव हुआ कि नहीं जी, हम जो जुल्म, हम कॉमनर्स जो हैं सारे जुल्म में हैं, जुल्म कौन कर रहा है? क्लर्जी कर रहा है। तो उनको ये पॉइंट प्रूव हुआ और जब उनको प्रूव हुआ तो उन्होंने सोच विचार किया कुछ पल के लिए। फिर जब उन्होंने सोच विचार किया तो hence they automatically revolted, वो ऑटोमेटिकली तैयार हुए किस चीज के लिए? रिवोल्ट हुए, जिसको हम
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फिर हम सबको पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, इख्तिताम कैसे हुआ, कौन किन लोगों से आज़ाद हुए, तो ये सारा हमने पढ़ा है। तो इन 3 पॉइंट से क्लियर हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो है प्रिंट का भी एक अहम किरदार था। फिर टॉपिक फिफ्थ हमारा इसमें रहेगा द 19th सेंचुरी। अभी हम पढ़ रहे थे 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में, अब हम पढ़ेंगे 19th सेंचुरी में क्या हुआ। मिड 18th सेंचुरी के बाद, इट मींस आफ्टर मोर देन 100 इयर्स के बाद क्या था यूरोप में। इन 19th सेंचुरी इन यूरोप देयर वाज वास्ट इंक्रीज इन literacy rate in Europe as large number of children, women, workers started reading. 19th century में अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ था नंबर्स में। किस नंबर्स में? लिटरेसी रेट में। अब डिफरेंट बच्चे जो थे, चिल्ड्रन जो थे, वो भी स्कूल गए थे, वर्किंग वुमेन्स भी स्कूल गए थे, अब वर्कर्स भी स्कूल गए थे, सब लोगों ने अब स्कूल जाके रीडिंग स्टार्ट की थी। जब वो रीडर्स बन गए थे तो इट मीन्स लिटरेसी रेट में इंक्रीज हुआ था। प्राइमरी एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी इन लेट 19th सेंचुरी इन यूरोप। हमारे यहाँ पे कब ये हुआ, प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी बन गया? जब सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, यही अराउंड 2001 में सर्व शिक्षा अभियान एक स्कीम आई थी। इस स्कीम के तहत ही उन बच्चों को पढ़ाना था। फिर प्राइमरी एजुकेशन अप टू 14th ईयर्स ऑफ एज कंपलसरी की गई थी। तो प्राइमरी एजुकेशन कब कंपलसरी की गई थी यूरोप में? 19th सेंचुरी में। तो इससे हम अंदाजा इस चीज के लिए भी लगा सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 100 इयर्स अभी वेस्टर्न कंट्रीज के पीछे हैं इस डेवलपमेंट के रेस में। तो प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स वाज इंक्रीज्ड, प्रिंटिंग प्रेस वर स्पेशली devoted for children, which was set up in France in 1857। अब जो है प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स काम बना था, गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी बनी थी। अब जो है सबसे पहले स्कूल बुक्स को ही पब्लिश करना है, स्कूल्स को मेंटेन करना है। अब जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है ये एक ही काम करेगा हाल फिलहाल के लिए। वो काम क्या है? अभी जो है, जैसे अभी यहाँ कोविड-19 में क्या हुआ, सारे ओपीडी बंद किए गए। अब इनको एक ही प्रायोरिटी दी गई कि आपको खाली ना किसी को ऑपरेट करना है, कुछ नहीं करना है, जो भी पेशेंट्स है वो घर में ही फिलहाल रहेंगे। और सबसे प्रायोरिटी आप किस चीज को देनी है? कोविड-19 पेशेंट्स को देनी है। तो ऐसे ही 19th सेंचुरी में, वे बैक इन 19th सेंचुरी में यूरोप में ये प्रायोरिटी बनी थी कि एक तो टेक्स्ट बुक्स को प्रोड्यूस करना है और दूसरा वही बुक्स प्रोड्यूस करने हैं जो बच्चों के लिए होंगे। सो द प्रिंटिंग प्रेस वाज स्पेशली डिवोटेड फॉर चिल्ड्रन। Women also became important readers as well as writers। अब इस दौर में 19th सेंचुरी में एक और चीज सामने आई थी, that was the readers from the women section। अब वुमेन्स जो है रीडर्स बने थे। अब इतना ही नहीं, कुछ वुमेन्स जो है, वुमेन जो है राइटर्स भी बने थे, अब लिखने वाले भी बने थे। अब तो पहले पढ़ने वाले थे, अब कुछ वुमेन लिखने वाले भी बने थे। पेनी मैगजीन वर स्पेशली फॉर वुमेन। पेनी मैगजीन हमने कल देखा था कि पेनी नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि ये कुछ ही कॉइन्स में मिलता था, कॉइन्स में बिकता था। इवन सबसे गरीब तबका भी इसको खरीद सकता था, कुछ ही पेनीज में, कुछ ही कॉइन्स में। तो penny magazines were especially for women। Women novels began to be written in 19th century। अब women writers ने novels लिखना शुरू कर दिया, या novels लिखे गए women's के फेवर में। या हमें पता है कि novels में ज्यादातर जो है वुमेन्स ने नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया, और कुछ नॉवेल्स वुमेन्स के बारे में भी लिखे गए। सम पॉपुलर वुमेन नॉवेलिस्ट्स। अब जो वुमेन नॉवेल्स लिखते थे, जैसे कि अभी हमारे यहाँ अरुंधति रॉय है इंडिया में, फेमस नॉवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, राइटर हैं, जो लिखती है निडर होकर लिखती है, जो भी लिखती है डरने के बगैर लिखती है। तो ऐसे ही तब जाके 19th सेंचुरी में यूरोप में कुछ फेमस राइटर्स थे, नॉवेलिस्ट्स थे। उनमें सब एक नाम है जॉन एस्टन, द ब्रोंटे सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट। Their writings gave definition of new women against conservatism। इन्होंने वुमेन्स को इन्होंने औरत को, उनको फीमेल फोक को एक नया मुकाम दिया। हम सबको पता है कि जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया 1789 में, उससे पहले वुमेन्स को क्या कंसिडर किया जाता था, एज मतलब किस तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो इन राइटर्स ने वुमेन्स को एक अलग मुकाम दिया था, वुमेन्स को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया था। अब जो है, अब अभी भी हम उन चीज़ों के फल देखते हैं कि कैसे अब वुमेन एम्पावरमेंट हुआ है, कैसे डिफरेंट पोस्ट्स पे अब वुमेन्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स काम कर रहे हैं। हमने देखा कि फिर जो है 19th सेंचुरी में यूरोप में वुमेन एंड मैन में कोई डिफरेंस नहीं रही। तो जिसकी बुनियाद इन जैसे राइटर्स ने डाली थी, जिन्होंने वुमेन की एक अलग ही पिक्चर
अब क्रिएट की थी सोसाइटी में कि वुमेन्स के पास भी विल है, वुमेन्स के पास भी स्ट्रेंथ है, वुमेन्स के पास भी डिटर्मिनेशन है एंड पावर है सोचने का, समझने का, कुछ करने का। ऐसा नहीं कि वुमेन्स बस घर में बैठेंगे, आपका चूल्हा जलाएंगे तो आप बाकी घर के बाहर काम करेंगे। वुमेन भी जो है घर के बाहर काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं जो मेल्स कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने लिखा इन नॉवेलिस्ट्स ने, और ऐसे इन्होंने पिक्चर क्रिएट की इन वुमेन्स की। ठीक। 19th centuries In 19th century, lending libraries in England played a major role in educating workers, artisans, and lower middle class families. Lending libraries का मतलब है वो libraries जो हमें book lend करती हो, यानी कि जैसे हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हम लाइब्रेरी में जाते हैं, 15 डेज के लिए बुक लैंड करते हैं, 15 डेज में रीड करते हैं, 15 डेज के बाद एज अ रूल आपको वापस करना होता है, और 15 डेज के फौरन बाद ही आप उसी दिन भी उसको फिर से ले सकते हैं, लेकिन रूल आपका यह है कि आपको एक बार पहले रिटर्न करनी है। तो ऐसे ही 19 सेंचुरीज में अभी भी हमारे इस कश्मीर में ऐसी लाइब्रेरी नहीं है। एक है एसपीएस लाइब्रेरी श्रीनगर में, लेकिन अब बंदा यहाँ से वहाँ बुक लैंड करने के लिए नहीं जा सकता। तो इन 19 सेंचुरी में इंग्लैंड में ऐसी बुक लाइब्रेरीज आई थी, जिस लाइब्रेरीज ने बहुत ज्यादा मदद किया था किन चीजों में, एजुकेशन को इम्पार्ट करने में, स्प्रेड करने में among the different classes in the societies. So classes क्या थे? They were the artisans, lower middle class families. अब जो हैं ये जाते थे जिनके पास अब पैसा भी नहीं था बुक्स खरीदने का, वो जाते थे लाइब्रेरी से बुक लेके आते थे, फिर वापस करते थे, लेकिन बीच में वो पढ़ते थे, जिस पढ़ने से उनकी कंडीशन इंप्रूव हो गई या लिटरेसी रेट भी इंक्रीज हो गई। फर्दर इनोवेशन इन प्रिंटिंग प्रेस। अगर आपको याद होगा, जब हम मोबाइल एप्लीकेशन कोई अपडेट करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, फिर एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद उसमें अपडेट आता है, फिर हमें वो अपडेट करना पड़ता है। तो जब हम अपडेट करते हैं, इट मीन्स कि इसमें अब कोई नया फीचर आया है जो अभी आप अपडेट करके पा सकते हैं। ठीक। या हमने, अगर आपको पता होगा, विंडोज 8, विंडोज 9, विंडोज 10। ठीक। या अगर आपको पता होगा, मिसाल के तौर पे ओप्पो का ब्रांड लेंगे, ओप्पो ने ब्रांड अपने स्टार्ट किए, ओप्पो F3, 4, अभी इवन F14, 15 तक ये सीरीज जो है पहुंच चुकी है। तो इट मींस अब इसमें कुछ इनोवेशन आ रही है, कुछ नया आ रहा है। जैसे मिसाल मैंने दी एप्लीकेशन से या मोबाइल फोन से, तो ऐसा ही इनोवेशन किस में आया? प्रिंटिंग प्रेस में आया। पहले पहले प्रिंटिंग मशीन्स आए थे, या अगर आपको पता होगा, पहले पहले जब जेरोक्स मशीन आए थे, वन साइडेड आए थे, वन साइड जेरोक्स कर रहे थे, फिर लेटर ऑन इनोवेशन आई, अब दोनों साइड से जेरोक्स करते थे, फिर लेटर ऑन इनोवेशन आए थे, अब एक ही पेज पे वो 4-4 पेज जेरोक्स कर सकते थे। तो डिफरेंट इनोवेशंस आए, ऐसा ही इनोवेशन इस प्रेस में भी आया। वो इनोवेशन क्या थी? बाय लेट 18th सेंचुरी, प्रिंटिंग प्रेस machines were made of metals. By 18th century, late 18th century, यानी कि 1790s के बाद अब ये machines जो हैं metals की बनी थी। यानी कि metals आप मुझसे बेहतर जानते हैं, साइंस में आपने पढ़ा है कि metals क्या हो गए। अब ये machines metals की बनी थी। By mid 19th century में क्या हुआ? Richard M. Hoe developed power-driven cylindrical press. It was capable of printing 8,000 शीट्स पर आवर। अब ऐसी मशीन आई थी, यानी कि पहले पहले हम लोग काम करते थे हाथ से, कोई चीज खोदते थे, फिर जब जेसीबी आया तो जेसीबी ने 1000 लोगों का काम एक ही घंटे में कंप्लीट करना शुरू कर दिया, या एक ही दिन में कंप्लीट करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही प्रिंटिंग प्रेस मशीन अब ऐसी आई थी जो पावर ड्रिवन थी, पावर पे चलती थी। इससे क्या होता था? इससे, इस मशीन से जो है 8000 के अराउंड शीट्स एक घंटे में पब्लिश होते थे, प्रिंट होते थे। और ये मशीन जो है अभी भी हमारे न्यूज़पेपर्स में काम आती है, इसलिए हमारे लाखों की तादाद में एक ही रात में जो है क्या होते हैं? न्यूज़पेपर्स प्रिंट होते हैं। ठीक। In late 19th century, press was developed which was capable of printing colors at a time, 6 colors at a time. अब late 19th century में एक और नया एडिशन आया था प्रिंटिंग प्रेस का, अब कलर्स इसमें आए थे। पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, अब कलर्स आए थे, और वो भी 6 कलर्स आए थे।
तो ये इनोवेशन थी इस प्रिंटिंग प्रेस में। अब आपको अगर कल कोई क्वेश्चन आएगा इनोवेशन इन प्रिंटिंग प्रेस में, आप ऐसे ही कहेंगे कि पहले आम सी मशीनें थी, फिर मेटल से बनी हुई मशीनें आई, फिर पावर ड्रिवन मशीन्स आई थी जिससे 8000 शीट्स पर आवर में प्रिंट होते थे, पब्लिश होते थे। फिर जो है कलर्स इसमें आया था लेट 19th सेंचुरी में, 6 कलर्स एट द सेम टाइम ये प्रिंट कर सकते थे, डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते थे। फिर क्या हुआ था, प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स कंटिन्यूअसली डेवलप न्यू वेज टू सेल देयर प्रोडक्ट। अब इससे जो है बिजनेस भी फ्लोरिश हुआ। लेकिन इन 19th सेंचुरी नॉवेल्स वर सीरियलाइज्ड। नॉवेल्स वर सीरियलाइज्ड का मतलब हो गया जैसे हमारे यहाँ जी टीवी पे ड्रामा होता है, एक दिन एक सीरियल, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, ऐसे ही बुक्स भी अब पब्लिश हुए थे वॉल्यूम्स में, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। तो एक सिस्टमैटिक तरीका बना था अब कोई चीज पब्लिश करने का। इन 1930 यानी कि जिसमें ग्रेट डिप्रेशन आया था, hit Europe, publishers got scared about their sales, so to sustain in business they bought cheap paperback edition। 1930 में घाटा आया, सस्ता आया। इस इन्होंने फिर सोच विचार किया कि अब अगर हमें बचना है, हमें एक्सपेंसिव चीजें नहीं लानी होगी, हमें जो है चीप पेपर बैक एडिशन प्रिंट करना पड़ेगा। चीप पेपर बैक एडिशन हो गया यही जो पेपर हमारे न्यूज़पेपर्स में यूज होता है, फिर ऐसे ही पेपर्स पे प्रिंट करना शुरू कर दिया। वो जो है ज्यादा ही चीप था, यानी कि सस्ता था वो पेपर, तो उस तरीके से जो है पब्लिशर्स भी बच गए। अब हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक 6, इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अब इंडिया में क्या कंट्रीब्यूट रहा प्रिंट का, कैसे इंडिया में आया, फिर क्या काम हुआ इंडिया में इस प्रिंटिंग कल्चर से। हमने जैसे देखा था फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, प्रिंट कल्चर ने वहां पे अपना काम किया था। अब इंडिया में क्या काम किया था प्रिंटिंग सिस्टम ने। इंडिया, हाउ प्रिंट कम टू इंडिया, क्वेश्चन है हमारे इसमें, जिन चीजों को हमें जवाब देना होगा। हाउ प्रिंट कैम टू इंडिया, कैसे प्रिंट आया इंडिया में। हाउ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन वर रिटन बिफोर प्रिंट केम, जब इंडिया में प्रिंट आया तो उससे पहले भी आइडियाज स्प्रेड होते थे, इससे पहले भी प्रिंट आने से पहले भी इंडिया में जो है इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती थी। तो कैसे होती थी वो स्प्रेड, ठीक, इन दो क्वेश्चंस का जवाब हम इसमें देंगे। Actually, India had handwritten manuscripts in Sanskrit, Arabic, Persian, and as well as various vernacular language. Vernacular language means local language. अपने अपने एरियाज में, अपने अपने रीजन्स में डिफरेंट लैंग्वेज होती है, उनको हम वर्निकुलर लैंग्वेज कहते हैं। प्रिंटिंग आने से पहले इंडिया में क्या होता था, हैंड रिटन मैनस्क्रिप्ट्स काम करते थे। हमने देखा संस्कृत लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में, या पर्शियन और अरबिक एक साथ आए जब यहाँ पे ये मुगल्स आए, या संस्कृत भी था। तो इसी लैंग्वेज में हमारे यहाँ जिस लैंग्वेज में राज तरंगिणी भी लिखी गई है, तो वो भी हैंड रिटन मटेरियल ही, मैनस्क्रिप्ट ही है। तो इन्हीं लैंग्वेज में जो है पाम लीव्स पे, बड़े बड़े लीव्स जो साउथ इंडिया में हुआ करते हैं, उन्हीं लीव्स पे वो हिस्ट्री लिखते थे, या जो भी उनको इवेंट लिखना होता था, उनको हैंड रिटन मैनस्क्रिप्ट्स कहते हैं। तो प्रिंटिंग आने से पहले अब सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि जवाब यही है कि पाम लीव्स पे हैंड रिटन मैनस्क्रिप्ट्स लिखते थे, जो संस्कृत लैंग्वेज में हुआ करते थे, अरबिक लैंग्वेज में हुआ करते थे, और पर्शियन या वर्निकुलर लैंग्वेज में हुआ करते थे। और हैंडमेड पेपर, but manuscripts were highly expensive and fragile। fragile means इनमें वो लाइफ टाइम गारंटी नहीं थी, ये कभी भी फट सकते थे, कभी भी टेयर ऑफ या वियर ऑफ हो सकते थे। तो ये लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करते थे, क्योंकि इसमें मेहनत, जो हमने कल पढ़ा था, लेबर, टाइम और बाकी बाकी चीजें ज्यादा लगती थी, और ऊपर से इसकी वैलिडिटी भी उतनी ज्यादा खास नहीं थी। कभी भी ये धूप से भी या हाथ जोर से मारने से भी ये चीजें फट सकते थे, तो इस चीज की वैलिडिटी नहीं थी। Manuscripts could not be easily read as the script was in different styles। अब जो है संस्कृत में लिखा गया मैनस्क्रिप्ट अरबिक वाला नहीं पढ़ सकता था, अरबिक वाला मैनस्क्रिप्ट संस्कृत वाला नहीं पढ़ सकता था। तो ये इसकी एक वो डिफिकल्टी थी इस इंडियन लिटरेचर की। मैनस्क्रिप्ट वाज नॉट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ, और इसलिए ये जो है मैनस्क्रिप्ट रोजमर्रा की जिंदगी में यूज नहीं किया जाता था। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अभी जो है प्रिंटिंग से पहले इंडियन सोसाइटी में एक डेली बेसिस पे एक पढ़ने का कल्चर नहीं था जैसे यूरोप में अभी था, क्योंकि वहां पे मैनस्क्रिप्ट्स यूज करते थे। इंडिया में मैनस्क्रिप्ट्स यूज होते थे। वो मैनस्क्रिप्ट्स एक तो फ्रेजाइल हुआ करते थे, दूसरा एक्सपेंसिव थे, इसलिए वो हर एक इंसान के लिए अवेलेबल नहीं थे। और यही एक वजह थी कि वो जो राइटिंग थी पास्ट की, वो हमारी डेली लाइफ में यूज नहीं होती थी। ठीक, देन
प्रिंट कम्स टू इंडिया। अब प्रिंट कैसे आया इंडिया, एक क्वेश्चन का जवाब हमें मिला कि इंडिया में क्या प्रिंटिंग से पहले किस तरीके से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती थी, वो क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब प्रिंट कम्स टू इंडिया, अब प्रिंट, दूसरा क्वेश्चन क्या था, प्रिंट कैसे इंडिया आया। फर्स्ट प्रेस कैम टू गवा बाय पोर्तुगीज मशीनरीज इन मिड 16th सेंचुरी। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए पोर्तुगीज भी आए थे, डच भी आए थे, फ्रेंच भी आए थे, और इंग्लैंड के लोग, या जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। फिर सारे लोगों में लड़ाई हुई थी बिजनेस के हवाले से, माल खाने के हवाले से, सरप्लस खाने के हवाले से, नफा खाने के हवाले से। फिर एंड पे एक ही कंपनी वहां पे रही थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये पहले पहले उन्हीं पोर्ट एरियाज में आए थे, गोवा भी एक पोर्ट एरिया ही है। तो पहले इंडिया में कब 16th सेंचुरी में प्रिंट प्रेस आया, गोवा में किसने लाया, पोर्तुगीज मशीनरीज ने। मशीनरीज मींस जो ये रिलीजियस नॉलेज स्प्रेड करने आए हो। बाय 1764 sorry 1674 1674 about 50 books were printed in Konkani and Kannada language। ये दोनों रीजन है, कहां से, साउथ इंडिया में, वहां की रीजनल लैंग्वेज है कोंकणी लैंग्वेज एंड कनाडा लैंग्वेज। तो इसमें क्या था, अबाउट 50 बुक्स वर पब्लिश्ड या प्रिंटेड। 1674 में तकरीबन 50 बुक्स पब्लिश हुई थी कोंकणी लैंग्वेज में और कनाडा लैंग्वेज में, ठीक है। कैथोलिक प्रीस्ट प्रिंटेड, कैथोलिक प्रीस्ट, कैथोलिक क्रिश्चियंस का एक तबका है, इन्हीं के एक प्रीस्ट प्रिंटेड फर्स्ट तमिल बुक इन 1579 एट कोचिन केरला। तो फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड, फर्स्ट तमिल बुक, तमिलनाडु की लैंग्वेज है, तमिल्स में 1579 में कोचिन केरला में पहली किताब तमिल लैंग्वेज में पब्लिश हुई, ठीक है। दे आल्सो प्रिंटेड फर्स्ट मलयालम बुक, मलयालम भी लैंग्वेज है, इस मलयालम बुक में भी इस एक मलयालम बुक भी उन्होंने प्रिंट की वहां पे। बाय 1710 डच, डच मींस डेनमार्क से जो आए थे। प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट भी एक क्रिश्चियंस का एक तबका है। प्रोटेस्टेंट मिशनरीज हैड प्रिंटेड 32 तमिल टेक्स्ट्स। अब इन्होंने डच जो आए थे उन्होंने 32 तमिल टेक्स्ट्स, ये एक बड़ा टॉपिक है कि क्यों ये पब्लिश कर रहे थे, वो कभी नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे यही चीज डिस्कस करेंगे कि कब आया था, कैसे आया था, कौन आए थे, क्या किया था फिर। तो फ्रॉम 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी began editing बंगाल गैजेट। 1780 से जेम्स ऑगस्टस हिकी एक बंदे का नाम है, इन्होंने एडिट करना शुरू कर दिया था बंगाल गैजेट, यानी कि इनको एक पोस्ट मिली थी, एडिटर की पोस्ट मिली थी, बंगाल गैजेट को ये पोस्ट एडिट कर रहे थे। ये बंगाल गैजेट क्या था, ये एक वीकली मैगजीन हुआ करता था, हफ्ते में एक बार आता था। So first English print that started in India was a private enterprise headed by J.A. Hickey। अब यही एक बंगाल गैजेट इंडिया का पहला इंग्लिश वीकली मैगजीन है, पहला इंग्लिश, याद रखें, इंग्लिश लैंग्वेज में पहला मैगजीन है बंगाल गैजेट। अब इसके कौन से ये थे एडिटर थे तब जाके, जेम्स ऑगस्टस हिकी या J.A. हिकी। ही आल्सो पब्लिश्ड अ लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। अब ये J.A. हिकी जो बंदे थे, ये निडर थे, डरते नहीं थे किसी से, जो भी इनको लगता था सही गलत है वो लिखते थे, सही व्हाइट को व्हाइट लिखते थे, ब्लैक को ब्लैक लिखते थे, ठीक। अभी 1780 में क्या था, इंडिया में ब्रिटिश राज था, यानी कि एक तरीके से एक तरफ से ब्रिटिश राज था, दूसरे तरफ से बंगाल गैजेट का एडिटर अभी कौन था, जेम्स ऑगस्टस हिकी। He also published a lot of advertisements. He wrote about import and sale of slaves। अब ये किस बारे में लिखते थे, इनका अपना कॉलम हुआ करता था, जिस कॉलम में लिखते थे किस बारे में, इंपोर्ट एंड सेल ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स के बारे में लिखते थे कि अंग्रेज सरकार कितने स्लेव्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही है, कौन से स्लेव्स को ले रही है। स्लेवरी क्या था, जुल्म था, अब ये जुल्म के खिलाफ लिख रहे थे। एंड अबाउट कॉलोनियल सीनियर ऑफिशियल्स, और जो भी गवर्नर जनरल्स तब जाके इंडिया में आते थे इनके बारे में भी लिखता था, अगर कोई अच्छा काम करता था उसके बारे में भी लिखता था, कोई बुरा काम करता था उसके बारे में भी लिखता था, बात को समझना है। सो अभी जब ये वैरन, ये जो गवर्नर ये थे बंगाल गैजेट के, क्या थे, एडिटर थे कौन, J.A. हिकी। सो वैरन हेस्टिंग्स अभी जो है गवर्नर जनरल थे इंडिया के, कौन, वैरन हेस्टिंग्स, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया परसिक्यूटेड हिकी फॉर द एंटी कॉलोनियल एक्ट्स। अब इन्होंने इनके खिलाफ जो है सॉर्ट ऑफ, जैसे हमारे यहाँ पे PSA लगता है, इनको परसिक्यूट किया हिकी को, किस जुर्म में, एंटी कॉलोनियल, यानी कि ये अंग्रेज सरकार के खिलाफ है। एंड एनकरेजेड पब्लिकेशन, और फिर वैरन हेस्टिंग की तरफ से वही पब्लिकेशंस अलो किए गए, उन्हीं लोगों को फरोख दिया गया जो इनके फेवर में लिखते थे, जो अब कॉलोनियल रूल के फेवर में लिखते थे, ना कि इनके खिलाफ लिखते थे, ठीक।
By the end of 18th century, Indian newspapers also began publishing. First was Bengal Gazette, published by Gangadhar Bhattacharya. अब इसके मालिक कौन थे? गंगाधर भट्टाचार्य। फिर लेटर ऑन इसके साथ गांधी जी भी जुड़े हुए थे। तो ये पहला इंग्लिश मैगजीन था इंडिया से। तो ये जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की खुद के मैगजीन्स आए थे, न्यूज़पेपर्स आए थे, जिनमें हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू वगैरह वगैरह न्यूज़पेपर्स अभी भी चल रहे हैं। तो इन्हीं न्यूज़पेपर्स ने फिर जो है इंडिया को आज़ाद करने के लिए बहुत ज़्यादा रोल अदा किया। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रिंट कम्स टू इंडिया, और प्रिंट आने से पहले किस तरीके से जो है इंडिया में इंफॉर्मेशन एंड आइडिया स्प्रेड हो रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट तक, बाय बाय।